नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। तो आप सभी जेटेट का परीक्षा देने के लिए तैयार होंगे। जेटेट परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, तो आप सभी यहां पे क्लासेज के लिए अवश्य जुड़ेंगे। आपको बताते चले, जेटेट में तैयारी को लेकर के बहुत तरह से आपके मन में कौतूहल बना हुआ होगा कि किससे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें। तो आपको बताते चले, जेटेट परीक्षा में यदि आपको परचम लहराना है तो आप झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम JCERT किताब को पढ़ना कभी भी नहीं भूलेंगे। बाहर का प्रैक्टिस सेट लेकर के यदि आप पढ़ रहे हैं तो वो आपके साथ धोखा हो रहा है, ठीक है। तो आप JCERT जैक का किताब ले लीजिए, जो कि आपको झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालयों में मिलते हैं। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो हम देखिए यहाँ पे झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालय से आपको हूबहू हैंड रिटेन नोट्स डेली बना करके जो आपका न्यू सिलेबस आया है उसके आधार पर यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का, चाहे आप 1 से 5 के शिक्षक हो, चाहे 6 से 8 का शिक्षक हो, सभी की तैयारी करवाते हैं। आप घर बैठे यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी सब्जेक्ट का केवल 500 रुपये में तैयारी कर सकते, जिसके लिए देखिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226 पर आप संपर्क करके यहाँ से सभी कोर्सेज परचेज भी कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज बन गए हैं, तो आप अवश्य संपर्क कर लेंगे। घर बैठे ही तैयारी यहाँ से हो जाएगी। चलिए देखते हैं आगे। CDP का आज टॉपिक 1 हम लोग करेंगे। इसकी थ्योरी क्लासेज इसमें आपको हम करवाते हैं, ठीक है। इसमें टॉपिक 1 जो आपको बनाया गया है वह है आपका, देखिए, विकास की अवधारणा और अधिगम से उसका संबंध, ठीक है। तो विकास की अवधारणा को पढ़ेंगे हम लोग, और विकास की अवधारणा में अधिगम से क्या संबंध है उसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तभी इसका पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 पार्ट 3 भी हो सकता है, ठीक है। तो चलिए अभी देखते हैं पार्ट 1 में विकास की अवधारणा और अधिगम से उसका संबंध। देखिए, सबसे पहले विकास की अवधारणा के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। तो उसका परिचय में देखिए आपके लिए हम लेकर के आए हुए हैं। तो विकास की अवधारणा और अधिगम का परिचय है कि बालक का विकास एक निश्चित क्रम में होता है, ठीक है। बालक का विकास एक निश्चित क्रम में होता है, ठीक है, एक निश्चित क्रम में होता है। यानी क्या होता है, पहले वह शैशवावस्था में होता है, फिर बाल्यावस्था में जाता है, फिर किशोरावस्था में जाता है, फिर ये मैंने एक क्रम चल रहा है। ये क्रम सभी के लिए होता है, ठीक है। तो एक निश्चित क्रम में होता है, ठीक है। इसी के आधार पर उनका सर्वांगीण विकास भी होता है, ठीक है। इसी के आधार पर उनका सर्वांगीण विकास भी होता है, और यहाँ पर सीखना भी इसी के आधार पर होता है। शैशवावस्था में बच्चा कुछ और सीख रहा होता है, बाल्यावस्था में कुछ और सीख रहा होता है, किशोरावस्था में कुछ और कर रहा होता है। तो इस तरह से यहाँ पर एक क्रम से चल रहा होता है, ठीक है। अब देखिए, सभी प्रकार के बालकों के विकास में वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। आपके सामने मान लीजिए 10 बच्चे खड़े हैं, आपके सामने 10 बच्चे खड़े हैं। तो आप देखिएगा किसी बच्चा में मस्तिष्क का विकास ज़्यादा है, किसी बच्चा में सामाजिक विकास है, किसी बच्चा में पर्यावरण के प्रति झलक है, किसी बच्चा में वैज्ञानिक के प्रति झलक है। सबका हाव भाव और व्यवहार क्या है, अलग अलग है, ठीक है। सभी की सोच क्या है, अलग अलग। इसका रीजन क्या हुआ, तो इसका रीजन हुआ सबसे पहले वंशानुक्रम। यानी जब गर्भ में था तो उसका वंश जो है, वंशावली, तो वंशानुक्रम होता है। अब वह जिस परिवेश में रह रहा था, अगर वो चोर के साथ रह रहा है तो उसकी बुद्धि चोर जैसी होगी, अगर वो नौकरी वाले के साथ रह रहा है तो उसकी बुद्धि नौकरी लेने वाली जैसी होगी, अगर वह परिवेश में क्रिकेट खिलाड़ियों के साथ रह रहा है तो उसका दिमाग क्रिकेट खिलाड़ी की ओर जा रहा है। तो ये सभी जहाँ रह रहा होता है उसके परिवेश पर निर्भर करता है, ठीक है। तो बालक का विकास जो होता है वो किसका होता है, तो वंशानुक्रम और वातावरण के प्रभाव का होता है। देखिए, प्रश्न बहुत बार पूछा हुआ है, तो याद रखिएगा, वंशानुक्रम और वातावरण जो होता है बालक के विकास पर बहुत अधिक प्रभाव डालता है, ठीक है। चलिए, इसलिए क्या है कि एक शिक्षक को विकास की अवधारणा और उसके अधिगम के संबंध को जानना बहुत ज़रूरी है। यदि आप शिक्षक हैं तो आपको CDP यानी बाल विकास और उसके अधिगम, सीखने वाली बातों को जानना बहुत ज़रूरी होता है, तभी आप बच्चों के साथ काम कर पाते हैं, ठीक है। बालकों में देखिए यहाँ पर है, बालकों में विकास होने के साथ साथ अधिगम भी वह सीखता जाता है। बालक में जैसे जैसे विकास होते जाता है, यानी शैशवावस्था होता है, बाल्यावस्था होता है, किशोरावस्था होता है, तो ये विकास जैसे जैसे हो रहा है, इसी तरह से वह अधिगम भी सीखता जाता है। अधिगम मतलब कुछ अनुभव के आधार पर सीखता हुआ जाता है, ठीक है। अगर क्रिकेट खेल में गया होगा बच्चा तो वहाँ पर कुछ सीखा होगा, ठीक है। अगर फुटबॉल खेलने गया होगा तो वहाँ पर अनुशासन सीख रहा होता है। तो इस तरह वह अधिगम कुछ करके सीखते रहता है।
जिसके कारण विकास की अवधारणा और अधिगम एक साथ जुड़े हुए हैं। विकास और अधिगम जो है एक साथ जुड़े हुए हैं। अगर कोई बच्चा विकास कर रहा है तो उसके व्यवहार में कुछ परिवर्तन हो रहा है अधिगम करके, इसलिए उसमें वह 4 चांद लगाते जाता है। ठीक है, चलिए, विकास और अधिगम की अवधारणा का संबंध इस प्रकार है, यानी विकास की अवधारणा के बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, ये अभी जो टॉपिक आपको यहाँ पर 1 2 3 4 5 मिले, ये क्या है, विकास की अवधारणा के बारे में बता रहा है। ठीक है, अधिगम से संबंध हम लोग नेक्स्ट में देख लेंगे। ठीक है, तो विकास की अवधारणा के बारे में क्या क्या यहाँ पर है, विकास कैसे कैसे होता है, इसके बारे में विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपनी भिन्न भिन्न अवधारणाएँ दी है। ठीक है, सबसे पहला अवधारणा जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर है। दूसरा अवधारणा है मस्तकोन्मुखी विकास होता है। तीसरी अवधारणा है संगठित प्रक्रिया है विकास। चौथी अवधारणा है भिन्नता का सिद्धांत और पांचवा है अनवरत। ठीक है, ये सभी को हम बारी बारी से यहाँ पर मेंशन करेंगे। छठा है विकास की अवधारणा में विकास प्रक्रिया के समान प्रतिमान। ये क्या होते हैं, 5 6 चीज, इसको हम बारी बारी से यहाँ पर देख लेंगे। ठीक है, विकास की अवधारणा को देखेंगे। पहला देखिए, आपके लिए यहाँ पर पॉइंट लेकर के हम आए हुए, सामान्य से विशिष्ट की ओर। इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, सामान्य से विशिष्ट की ओर, इसका मतलब क्या होता है? इस सिद्धांत के अनुसार बालकों का विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। सर्वप्रथम देखिए, सामान्य से विशिष्ट करने का मतलब कि पहले छोटी छोटी चीज़ें विकास होती है, फिर बड़ी चीज़ें होने लगती है। तो पहले सामान्य स्तर से विशिष्ट स्तर की ओर जाता है। ठीक है, यानी क्या है, सर्वप्रथम बालक धीरे धीरे पूरे हाथ का संचालन करता है। जब भी बालक होता है तो वो हाथ का संचालन करता है। उसके बाद वह अपनी अंगुली पर नियंत्रण करने लगता है। इसी प्रकार बालकों में संबंधों का विकास होता जाता है। यानी बालक सामान्य से विशिष्ट की ओर विकास कर रहा होता है। सबसे पहले वह मान लीजिए कि हाथ को उठा रहा होता है, फिर वह धीरे धीरे अंगुली को बाएं दाएं ऊपर नीचे करना सीख रहा होता है, उस पर नियंत्रण करना सीख रहा होता है। इसी प्रकार बाल को फिर पैर में करना होता है, फिर धड़ में करना होता है। तो इस तरह से क्या होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर उसका विकास होता है। ठीक है, और सामान्य से विशिष्ट में क्या होता है, देखिए, बालक सबसे पहले अपनी माँ को पहचानता है, उसके बाद वह क्रमशः परिवार के सदस्यों को पहचानना प्रारंभ करता है। सामान्य बात है कि बालक सबसे पहले अपनी माँ को संवेदना के आधार पर पहचानता है। ठीक है, वह नज़र से नहीं पहचान पाता है, उसकी संवेदना लगाव के आधार पर वह पहचान पाता है कि ये हमारी माँ है। ठीक है, तो बालक सबसे पहले अपनी माँ को पहचानने लगता है और उसके बाद वह क्रमशः परिवार के सदस्यों को पहचानना प्रारंभ करने लगता है। इस तरह से बच्चा में विकास हो रहा होता है। ठीक है, अगला है, आरंभ में बालक केवल उत्तेजना का अनुभव करता है, बाद में वह संवेग को अभिव्यक्त करना सीखने लगता है। ठीक है, आरंभ में बालक क्या करता है, केवल उत्तेजना का अनुभव करता है और फिर बाद में वह क्या करता है, संवेग को अभिव्यक्ति करना सीख जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, बच्चों में भाषा का विकास भी क्रंदन से ही शुरू होता है। बच्चा रोने के साथ साथ अपनी भाषा का विकास कर रहा होता है। देखिए, यही प्रश्न आता है कि बच्चों में भाषा का विकास कहाँ से शुरू होता है। ठीक है, बच्चों में भाषा का विकास कहाँ से शुरू होता है? तो बच्चों में भाषा का विकास ये क्रंदन, ये रोना चिल्लाना यहीं से शुरू होता है। ठीक है, आय आय मैं करता है ना, अब यहीं से वो माँ बोलना शुरू कर देता है, वहीं से पा करना सीख जाता है, वहीं से बा करना सीख जाता है। तो क्रंदन से ही वह स्टार्ट होता है उसकी भाषा का विकास। मतलब ये क्रंदन सामान्य हो गया, उससे विशिष्ट जाएगा तो उससे भाषा का विकास हो गया। ठीक है, तो बच्चों में भाषा का विकास का शुरुआत कहाँ से होता है? याद रखिएगा, क्रंदन से, रोना से, चिल्लाना से होता है। ठीक है, उसी से अपनी वह भाषा का विकास कर रहा होता है। रोते रोते वह धीरे धीरे कुछ कुछ भाषा को बोलने लग जाता है। ठीक है, चलिए अगला है, दूसरा पॉइंट है जो आपका बाल विकास की अवधारणा का दूसरा पॉइंट है। ठीक है, विकास की अवधारणा का दूसरा पॉइंट है मस्तकोन्मुखी विकास। क्या होता है ये मस्तकोन्मुखी विकास? तो इस सिद्धांत के अनुसार मनोवैज्ञानिक का मत है कि शिशुओं में विकास की क्रिया का आरंभ सिर से होता है। याद रखिएगा, प्रश्न बहुत बार पूछा है, हम लोग भी ऑब्जेक्टिव में बहुत सा प्रैक्टिस कर लिए इसको। ठीक है ना, तो ये सिद्धांत छूटा हुआ था, इसको आप लोग कर लेंगे। तो इस सिद्धांत के अनुसार मनोवैज्ञानिक का मत है कि शिशुओं में विकास की क्रिया का आरंभ सिर से होता है। यानी जो गर्भावस्था में, गर्भ में जब बच्चा रहता है, पलता है, तो उसका सबसे पहले विकास किस चीज़ का होता है इसके अनुसार? तो सबसे पहले जो विकास होता है सिर का होता है। मानना है,
मानना है कि सबसे पहले सिर का विकास होता है। ठीक है, तो भ्रूणावस्था में पहले सिर का विकास होता है। ठीक है, सिर के बाद धड़ एवं टांगों का विकास होता है। याद रखिएगा इस क्रम को, ये प्रश्न में आया हुआ है एग्जाम में कि गर्भ में या भ्रूणावस्था में सबसे पहले बच्चा के किस चीज़ का विकास होता है। याद रखिएगा सिर का विकास होता है, सिर के बाद धड़ का और धड़ के बाद टांगों का विकास होता है, जो मनोवैज्ञानिकों का मानना है। और ये किस में जाता है, तो मस्तोक्त बुद्धि विकास में जाता है। ठीक है, अब देखिए जन्म के पश्चात जैसे जन्म लेता है बच्चा तो शिशुओं में शारीरिक वृद्धि तीव्र गति से होता है। यानी जन्म में, जन्म कहे तो शैशवावस्था कहें, ठीक है, शैशवावस्था कहें तो शैशवावस्था में बच्चों का शारीरिक वृद्धि जो होती है बहुत तीव्र होती है। ठीक है, सबसे पहले बालक अपने सिर को इधर उधर घुमाता है, बाद में सिर को ऊपर उठाने का प्रयत्न करता है। यह सिद्धांत शारीरिक अभिवृद्धि के सिद्धांत पर आधारित है। प्रश्न पूछ देगा कि एक बच्चा जो है पहले अपने सिर को उठाता है, उसके बाद वह सिर को इधर उधर घुमाता है और बाद में सिर को ऊपर उठाने का प्रयत्न करता है। यह किस सिद्धांत पर आधारित है, तो यह सिद्धांत किस पर, शारीरिक अभिवृद्धि के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें क्या हो रहा है, शरीर की वृद्धि हो रही है, शारीरिक वृद्धि से जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट था तीसरा आपका विकास की अवधारणा का। यहाँ पर जो आप पाठ पढ़ रहे हैं उसका नाम है विकास की अवधारणा। दो गो चीज़ है, विकास की अवधारणा और अधिगम से संबंध। ठीक है, इसको हम लोग बारी बारी से देखेंगे। अभी विकास की अवधारणा को देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए विकास की अवधारणा में तीसरी अवधारणा वैज्ञानिकों ने क्या दिया है कि विकास जो है एक संगठित प्रक्रिया है। ये संगठित प्रक्रिया क्या होती है, तो ये संगठित प्रक्रिया के अनुसार यहाँ पर बताया गया है कि इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास एक संगठित प्रक्रिया के तहत होता है। यानी बालकों के विकास से तात्पर्य केवल शारीरिक विकास से नहीं है, शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक सामाजिक विकास भी होने से व्यक्तित्व में पूर्णता आती है। ठीक है, तो बालक के विकास का मतलब ये नहीं हुआ कि केवल शारीरिक विकास हो गया। शारीरिक विकास मतलब शरीर से हम हट्टे कट्ठे और बहुत मजबूत हो गए। ठीक है, बाकी हमें किसी चीज़ का ज्ञान नहीं है, तो ये विकास का मतलब नहीं है। विकास का मतलब कि शारीरिक विकास के साथ साथ आपका मानसिक भी विकास होना चाहिए कि अब हम यहाँ पर क्या करें नहीं करें, बड़ों को क्या करें छोटों को क्या करें, अपने सहपाठियों के साथ कैसा व्यवहार करें, अपने शिक्षक के साथ कैसा व्यवहार करें, अपने कोच के साथ, ये क्या है, तो ये मानसिक है। ठीक है, और सामाजिक मतलब समाज में बड़ों के साथ किसके साथ बैठना है, किसके साथ उठना है, किनको इज्जत देना है, ये सामाजिक विकास। तो ये सारा चीज़ जब होगा तब बालक में विकास का क्रम माना जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर है कि शारीरिक दृष्टि से कोई बालक 8 वर्ष का हो सकता है, तो वह मानसिक दृष्टि से 12 वर्ष का हो सकता है। 8 वर्ष का है लेकिन वह 12 वर्ष के बच्चा का जैसा सोच सकता है, और संवेग की दृष्टि से वह 14 वर्ष का हो सकता है। कोई बच्चा ज़्यादा संवेगात्मक होता है ना, ज़्यादा वर होता है, कोई ज़्यादा कठोर होता है, कोई वो ज़्यादा क्रोध करता है, तो ये संवेग की दृष्टि से हो सकता है। अतः विकास की आयु किसी एक सीमा में नहीं बांधा जा सकता है। इस प्रकार यह एक संगठित प्रक्रिया है। ठीक है, विकास को बांधा नहीं जा सकता है, यह एक संगठित प्रक्रिया है, यह स्वतः होते ही रहता है, तो इसलिए इसको बांधा नहीं जा सकता है। ठीक है, ये एक संगठित प्रक्रिया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है विकास की अवधारणा का। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है भिन्नता का सिद्धांत। क्या है, भिन्नता का सिद्धांत। ये भिन्नता का सिद्धांत क्या होता है, ठीक है, ये भिन्नता का सिद्धांत क्या होता है, देखिए इस सिद्धांत के अनुसार बालकों में विकास की गति एक समान नहीं पाई जाती है। इस सिद्धांत के अनुसार बालकों में विकास की गति एक समान नहीं पाई जाती है। ठीक है, हो सकता है कि एक ही दिन 10 बच्चे जन्म लिए हों, एक ही दिन 10 बच्चे जन्म लिए हों। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, सभी का जो विकास है वो अलग अलग होगा। हो सकता है कि कोई बच्चा 5 फीट का लंबा हो जाए, कोई हो सके कि 6 फीट का हो जाए, कोई हो सके कि 4 फीट का हो जाए, कोई हो सके कि 3 फीट का हो जाए। ठीक है, एक ही दिन जन्म लिए हैं लेकिन सबका यहाँ पर हाइट चेस्ट वेट अलग अलग हो रहा है। ठीक है, उसके बाद इनके सोचने समझने की ताकत क्षमता शक्ति भी अलग अलग हो सकती है। तो ये भिन्नता पाया जाता है। क्या पाया जाता है, बच्चों में भिन्नता पाया जाता है ना। तो इस सिद्धांत के अनुसार बालकों में विकास की गति एक समान नहीं होती है, इसलिए यह भिन्नता का सिद्धांत कहता है। ठीक है, देखिए विकास की गति शैशवावस्था में तीव्र होती है। आप देखेंगे कि शैशवावस्था में बच्चों का लंबाई और उनकी सोच समझ शक्ति जो होती है बहुत चरम सीमा पर होती है, बहुत तीव्र गति से बढ़ जाती है। ठीक है, तो विकास की गति शैशवावस्था में तीव्र होती है
और विकास की गति बाल्यावस्था में धीमा हो जाता है, उस समय बच्चे नहीं बढ़ पाते हैं, उनमें विकास का क्रम नहीं चल पाता है। ठीक है, तो शैशवावस्था में अधिक बच्चों में विकास होता है, फिर बाल्यावस्था में विकास कम हो जाता है, और एक बार पुनः फिर से यहाँ पर जो होता है किशोरावस्था में तीव्र वृद्धि होती है। ठीक है, किशोरावस्था में, शैशवावस्था में तो होती ही है, यहाँ पर किशोरावस्था में फिर से एक बार तीव्र वृद्धि होती है। ठीक है, और लड़के और लड़कियों में भी विकास की गति में भिन्नता पाई जाती है। लड़कियां का ज़्यादा हाइट नहीं होता है, लड़कों का ज़्यादा हाइट हो जाता है, तो ये इनमें भी अंतर पाया जाता है। ठीक है, तो ये विकास का अवधारणा माना गया है। अगला पॉइंट है अनवरत प्रक्रिया। अनवरत प्रक्रिया विकास की अवधारणा का 5वां पॉइंट है अनवरत प्रक्रिया। ये क्या है? तो इस सिद्धांत के अनुसार विकास की गति गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलता रहता है। ठीक है, अनवरत मतलब कि लगातार चल रहा है, कभी यह रुकता नहीं है। तो जो लगातार चल रहा है उसी को अनवरत कहते हैं। तो इस सिद्धांत के अनुसार विकास की गति कब? जैसे ही बच्चा गर्भ में पालन होता है, गर्भ में रह रहा होता है, उसी समय से बच्चा का क्या होता है? विकास शुरू हो जाता है। उसके मस्तिष्क का विकास होता है। ठीक है, उसके पहले उसका धड़ का विकास होता है, पैर का विकास होता है। ठीक है, तो ये विकास, उसमें मांसपेशियों में ताकत आती है, हड्डियों में ताकत आती है। तो इस तरह से ये क्या होता है कि यहाँ से लेकर के, गर्भाधान से लेकर के मृत्यु तक, जिस समय मृत्यु होता है उस समय तक उसमें विकास होते रहता है। ठीक है, तो मृत्यु पर्यंत तक चलते रहता है। इसलिए विकास को कहा जाता है कि विकास रुकने वाली नहीं है, लगातार चलते रहती है। इसलिए विकास एक अनवरत प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है। ठीक है, इसी कारण अधिगम भी जीवन से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है। ठीक है, अधिगम मतलब सीखना। कुछ कुछ हो सकता है कि एक 60 वर्षीय व्यक्ति जो है वह 10 वर्ष के बालक से भी कुछ अच्छा गुण सीख ले। एक 30 साल वाला व्यक्ति जो है उससे भी एक बच्चा जो है 10 वर्ष का बच्चा कुछ अच्छा गुण सीख ले। इसलिए सीखने का क्रम मृत्यु पर्यंत तक चलते रहता है। कुछ कुछ घटनाएं घट जाती है जिसके कारण जो कुछ नहीं करना चाह रहा था वो काम भी करना पड़ जाता है। इस तरह से सीखना क्या होता है, अधिगम क्या होता है? तो अधिगम जीवन से लेकर मृत्यु तक चलते रहता है। सीखने की प्रक्रिया जीवन से लेकर मृत्यु तक चलते रहता है। ठीक है, चलिए, उसी तरह से क्या होता है कि व्यक्ति का व्यवहार भी क्षण प्रति क्षण बदलता रहता है, जिसके कारण उसके व्यवहार से ही पता चल पाता है कि उसमें विकास की गति कितनी रफ्तार से चल पड़ी है। ठीक है, जैसे आप 2 व्यक्ति या 3 व्यक्ति एक साथ खड़े हैं तो उनका व्यवहार ही आपको बता देगा। कोई बहुत सोशलिस्ट होंगे, सामाजिक होंगे, कोई बहुत क्रोधी होगा, निर्दयी होगा, कोई बहुत इमोशनल होगा और बहुत आपका सम्मान करेगा। तो इसमें आप उन बच्चों को देख करके ही पता कर पाएंगे कि किस बच्चा में विकास अच्छा से हुआ है और किस में विकास नहीं हुआ है। जिस बच्चा में अच्छा से विकास हुआ होगा वह अच्छे ढंग से समाज के बीच में आएगा, अच्छे ढंग से व्यवहार करेगा, अच्छे ढंग से पढ़ेगा लिखेगा और आपको इज्जत आदर सत्कार करेगा। तो ये उसमें विकास हुआ है। अगर ऐसा कोई बच्चा नहीं कर रहा तो उसमें विकास की कमी है, विकास अभी नहीं हो पाया है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है विकास की अवधारणा का विकास प्रक्रिया के समान प्रतिमान। विकास प्रक्रिया के समान ही प्रतिमान होता है। ठीक है, ये क्या होता है? समान प्रतिमान क्या होता है? तो देखिए, इसमें कहा गया है कि इस सिद्धांत के अनुसार समान प्रजाति में विकास की गति समान प्रतिमान से प्रभावित होती है। मनुष्य चाहे अमेरिका में पैदा हुआ हो या भारत में, उसका शारीरिक, मानसिक तथा वार्षिक का विकास अन्य व्यक्तियों के जैसा ही होता है। यहाँ पर कहना है कि विकास का समान प्रतिमान होता है। एक ही जाति में जन्मे लोग का विकास जो होता है समान होता है। इस अनुसार के यहाँ पर है, चाहे आप अमेरिका में पैदा हुए हो, चाहे आप भारत में पैदा हुए, चाहे इंग्लैंड में, आप में जो है विकास का गति समान होगा। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर कहा जा रहा है। चलिए, बाल विकास और अधिगम के बीच संबंध को थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देखेंगे और इसका और भी डिटेल्स हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, और भी डिटेल्स पढ़ेंगे। अभी छोटे छोटे डिटेल्स को हम लेकर के आए हैं, इसका और एक पार्ट आपको मिलेगा। ठीक है, बाल विकास और अधिगम के बीच संबंध में क्या है? तो बाल विकास और अधिगम के बीच गहरा संबंध होता है। विकास और अधिगम के बीच गहरा संबंध होता है। ठीक है, अगर कोई बच्चा विकास कर रहा है और वह कोई चीज़ सीख जाए तो उसमें क्या होता है, वो 4 चांद लगा रहा होता है। ठीक है, वो और भी चीज़ से आगे बढ़ जाता है। चलिए, इसमें संबंध में पहला क्या है? देखिए, पहला आपको है मानसिक संबंध का है। विकास बच्चे की शारीरिक, मानसिक और भावनात्मकता परिपक्वता को दर्शाता है, जबकि अधिगम अनुभव के माध्यम से व्यवहार में परिवर्तन लाता है। देखिए, विकास जो है बच्चे की शारीरिक, मानसिक
और भावनात्मक मैच्योरिटी को दर्शाता है, जबकि अधिगम अनुभव के माध्यम से व्यवहार में परिवर्तन लाता है। ठीक है, अधिगम क्या है? सीखना है, किसी कार्य को करके सीखना। यदि आप किसी को सीख लेते हैं तो उससे क्या होता है? आपके व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, जैसे आप किसी बड़े के साथ रहें तो उनके साथ आप बोलने सीख गए, रहने सीख गए, बैठने सीख गए, तो उससे क्या हुआ? आपके व्यवहार में परिवर्तन आया। ठीक है, तो अधिगम अनुभव के माध्यम से व्यवहार में परिवर्तन लाता है। दूसरा है, विकास सीखने के लिए आधार तैयार करता है, जबकि अधिगम विकास की गति को तेज कर देता है। विकास क्या करता है? अगर आपके शारीरिक गंठल विकसित हैं, आपका हड्डी मजबूत है, आप दिमाग से मजबूत हैं, तो ये क्या करेगा आपको? अधिगम, तो अधिगम उस विकास की गति को और तेज कर देगा। यदि आप कुछ उसमें चार चांद लगाते हैं, अपने शरीर में कुछ चीज़ सीख लेते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, ठीक है, तो ये अधिगम जो आप चीर फाड़ करने वाला बन जाते हैं, तो ये आपका अधिगम है, कला है। तो ये आप में क्या करता है? और विकास की गति को तेज कर देता है, आप और रफ्तार से बढ़ रहे होते हैं। ठीक है, आपका और विकास होता है, बहुत लोग जानने लगते हैं आपको आपके काम के माध्यम से, तो वही अधिगम है। ठीक है, विकास, मस्तिष्क का विकास सीखने की क्षमता को बढ़ाता है, जबकि अधिगम विकास की प्रक्रिया को उन्नत और तेज करता है। ठीक है, जैसे विकास में अगर आप मस्तिष्क का विकास देखिएगा तो वो सीखने की क्षमता को बढ़ाता है। ठीक है, मस्तिष्क का विकास हुआ मतलब आपकी सीखने की क्षमता बढ़ी हुई है, जबकि अधिगम विकास की जो प्रक्रिया उसको उन्नत और तेज कर देता है। अधिगम और उसको क्या कर देता है? बढ़ा देता है। उसका मस्तिष्क का विकास जो हुआ है उसको अधिगम का काम करता है, तो वो और तेज गति से आगे बढ़ता है। ठीक है, चौथा पॉइंट कहता है कि विकास एक क्रमिक प्रक्रिया है, जबकि अधिगम एक सतत प्रक्रिया है जो अनुभव के माध्यम से होता है। कहने का मतलब है कि विकास एक क्रम से चलते रहता है। ठीक है, पहले शैशवावस्था में विकास होता है, फिर बाल्यावस्था में अलग विकास होता है, किशोरावस्था में अलग विकास होता है, ठीक है, और वृद्धावस्था में अलग होता है। लेकिन यहाँ पर जो अधिगम है एक सतत प्रक्रिया है, सीखने की प्रक्रिया सतत होती है। आप सीसी पढ़े होंगे, सीसी कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। कंटिन्यूअस मतलब क्या होता है? सतत, मतलब बार बार लगातार करके हम लोग उसको सीखते रहना पड़ता है। नहीं तो कोई काम को, अगर मान लीजिए कि आपने ड्राइवर का काम कर लिया है, ठीक है, ड्राइवर काम आता है, अगर आप उस काम को छोड़ देंगे, लगातार नहीं करेंगे, तो क्या होगा? आपके चाल में थोड़ी धीमी गति आएगी, कॉन्फिडेंस कम होगा। मतलब आपको यहाँ पर सीखने का तरीका थोड़ा सा अधिक मेहनत फिर से करना पड़ेगा। यदि आप मैथ्स के जानकार हैं, मैथ को आपने 10 साल छोड़ दिया, फिर क्या होगा? आपको नए सिरे से करना पड़ेगा। तो इस तरह से एक सतत चलना चाहिए, निरंतर उसमें गोता लगाते रहना चाहिए। ठीक है, तो ये अधिगम वही चीज़ है। तो अधिगम क्या है? एक सतत प्रक्रिया है, बराबर सीखने वाली प्रक्रिया है। इन्हीं की एक बार सीख लिया फिर छोड़ दिए तो वो हट सकता है, आदमी को मेमोरी से हट सकता है, तो इसलिए अनुभव के माध्यम से होता है। ठीक है, अगला है, बच्चे सामाजिक अंतःक्रियाओं और अपने आसपास के वातावरण से सीखकर अपने विकास करते हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है कि बच्चे जो होते हैं समाज में जहाँ रह रहे होते हैं वहाँ जैसी क्रिया होती है उसी के अनुभव से, अपने आसपास के वातावरण से सीखकर अपना उसी तरह का विकास करने लग जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, बच्चों में दो चीज़ देखने को मिलती है, वृद्धि और विकास। इन दोनों में व्यापक अंतर पाया जाता है। याद रखिएगा, वृद्धि और विकास में जो अंतर है उसको याद रखिएगा, यहाँ से एक प्रश्न आपको आ जाता है। ठीक है, तो बच्चों में दो चीज़ देखने को मिलती है, वृद्धि और विकास। इन दोनों में व्यापक अंतर पाया जाता है। ठीक है, बहुत अंतर पाया जाता है। देखिए, वृद्धि और विकास, इसको याद करके जाइएगा, यहाँ से एक प्रश्न आएगा, इसको समझ लीजिए। ठीक है, वृद्धि का स्वरूप वाय होता है। वृद्धि जो होता है बाहर से दिखता है, जैसे अभी आप 4.5 फीट का बच्चा है, उसमें वृद्धि होगा तो वह 4.5-5 फीट का होगा। ये बाहर से ही देख के आपको पता चलेगा, अरे इसका तो हाइट बढ़ गया है। अगर वह बहुत पतला था, मोटा गया, तो अरे ये तो मोटा हो गया। ठीक है, ये तो आँख पर चश्मा लग गया। तो ये क्या है? ये बाहर से वृद्धि, बाहर से आपको बाहर से देख सकते हैं, फिजिकली देख सकते हैं। उसको देख के आप अगर दिमाग लगा रहे हैं, उसको देख के आप कहिएगा तो कहिएगा कि इसमें वृद्धि हुआ है। ठीक है, लेकिन विकास के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पता करने के लिए उसकी लंबाई, कद, आकार, मोटा, पतला, जबकि विकास का स्वरूप आंतरिक होता है। विकास अंदर से देखने में लगता है। ठीक है, कि उसकी हड्डियां कितनी मजबूत है, वह कितना अंदर से जो है कि उसका मसल्स मजबूत है, वह कितना जो है अंदर से मस्तिष्क विकास कर पाया है। तो ये अंदर की चीज़ है। ये जब तक आप उसके साथ बैठेंगे नहीं, बातचीत नहीं करेंगे, बतियाएंगे, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि विकास उसमें कितना हुआ है।
क्योंकि उसमें अंदर से उसकी हड्डियाँ का विकास, मांसपेशियों का विकास, मस्तक का विकास जुड़ा होता है। तो उसके साथ हम जब बैठते हैं, जब उसके साथ हम खेलेंगे, जब उसके साथ हम हाथापाई करेंगे, तो ये पता चल पाएगा कि उसमें विकास कितना शारीरिक हो पाया है। ठीक है, तो ये चीज़ है वृद्धि और विकास का अंतर। ठीक है, चलिए दूसरा देखेंगे क्या अंतर है। दूसरा है वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है। किशोरावस्था के बाद बालकों की वृद्धि रुक जाती है, जबकि विकास अनवरत जीवन पर्यंत चलता रहता है या जन्म से लेकर मृत्यु तक होते रहता है। ठीक है, जैसे वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है। ठीक है, लगभग यहाँ पर माना जाता है कि 18 साल से ऊपर जैसे हम जाते हैं तो हमारी जो हाइट बढ़नी रहती है, जो हमारे शरीर का शेप तैयार होना रहता है, वो हो गया होता है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ क्या होता है, अब नहीं होता है। ऐसा नहीं कि आज हम 6 फीट के हैं तो अब 60 साल होते होते जो है हम 61 फीट के हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये लास्ट हो गया। 18 साल तक यदि आप 6 फीट के हो गए तो आप 6 फीट के हो गए, उसके बाद आपका वृद्धि रुक जाएगा। ठीक है, जबकि विकास जो होता है ये अनवरत है। आपके शरीर में विकास देखते हैं, बहुत तरह का रोग बीमारियां आते रहती थी। क्या होता है, आपके आंतरिक चीज़ें जो आपको देखने मिलता है, कुछ कमियां, कुछ खूबियां, जिसके कारण अनेक प्रकार के रोग भी शरीर में हो जाते हैं। सब व्यक्ति का अलग अलग होता है। तो ये विकास जो होता है जन्म से लेकर मृत्यु तक चलते रहता है, याद रख लीजिएगा। वृद्धि एक निश्चित समय होता है, कुछ समय के बाद वृद्धि रुक जाती है। ठीक है, वृद्धि का प्रयोग संकुचित अर्थ में होता है, जबकि विकास का प्रयोग व्यापक अर्थ में होता है। विकास का प्रयोग व्यापक अर्थ में होता है, वृद्धि का प्रयोग संकुचित अर्थ में होता है। ठीक है, वृद्धि एक निश्चित समय तक होता है और विकास जो होता है अनवरत चलते रहता है। वृद्धि का प्रयोग संकुचित अर्थ में होता है, जबकि विकास व्यापक होता है, बहुत भयावह होता है, बहुत आगे तक बढ़ता है। ठीक है, वृद्धि का कोई निश्चित क्रम नहीं होता है, जबकि विकास में एक निश्चित क्रम होता है। विकास धीरे धीरे होता है, अनवरत होते रहता है, जीवन पर्यंत होता रहता है। लेकिन वृद्धि का कोई निश्चित क्रम नहीं होता है कि आज इतना बढ़ेगा, कल इतना बढ़ेगा। ठीक है, तो वृद्धि का कोई निश्चित क्रम नहीं है, जबकि विकास में एक निश्चित क्रम होता है। वृद्धि की कोई निश्चित दिशा नहीं होती है, जबकि विकास की एक निश्चित दिशा होती है। आपको विकास करना है तो उसका एक निश्चित दिशा बनाया हुआ होगा, उसी के अनुसार आदमी विकास कर पाता है। तो विकास की एक निश्चित दिशा होती है, जबकि वृद्धि की कोई निश्चित दिशा नहीं होती है। ठीक है, अगला है वृद्धि का कोई लक्ष्य नहीं होता है, जबकि विकास का कोई न कोई लक्ष्य होता है। अगर आप विकास कर रहे हैं तो उसका मतलब आपने कुछ न कुछ एम ले रखा है, लक्ष्य ले रखा है, और उसी के आधार पर आप विकास कर रहे हैं। जबकि वृद्धि का कोई लक्ष्य नहीं होता है। आप इसका लक्ष्य नहीं ले सकते हैं, ये स्वतः बढ़ता है। ठीक है, वृद्धि स्वतः होता है, आप इसका लक्ष्य नहीं ले सकते। लेकिन विकास स्वतः नहीं होता है, विकास अपने अंदर आपको करना पड़ता है, सीखने के माध्यम से करना पड़ता है। जब आप सीखते हैं तब आपके अंदर उसमें 4 चांद लगता है। इसीलिए विकास का जो है विकास का एक लक्ष्य होता है, जो जिस लक्ष्य को पाने के लिए आप सीख रहे होते हैं, आप मेहनत कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है टॉपिक 1 का ये पार्ट 1 है। हम इसका पार्ट 2 भी लेके आएंगे, पार्ट 3 भी लेकर के आएंगे। आप सभी को अवश्य देखिएगा। शाम को 7 बजे जुड़िए। ऐसे आपका जेटेड का जो CTP का नोट्स का जो सिलेबस है वो नोट्स आपको कंप्लीट हो गया है। आप यहाँ से ले सकते हैं 150 रुपये में। ठीक है, वीडियो के अंदर जुड़े रहें। धन्यवाद।